हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द फिफ्थ लेक्चर। ये मेरा फिफ्थ लेक्चर है ऑन द टॉपिक जर्नल एंट्रीज एंड मैं 4 वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस टॉपिक पे, जर्नल एंट्री पे, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है अबाउट जर्नल, जर्नल क्या होता है और उसके रूल एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, डेबिट और क्रेडिट के कितने टाइप के अकाउंट होते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। तो ये सारे ही टॉपिक हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं और मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल जो जर्नल एंट्री के हैं वो भी डिस्कस किए हैं। एंड आज इस लेक्चर में मैं आपको कुछ और जर्नल एंट्री के जो एग्जाम्पल हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ और डिफरेंट टाइप के जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी जर्नल एंट्री करना सीखेंगे, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि ये जो जर्नल एंट्री है, दिस इज द फाउंडेशन, दिस इज द बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो जर्नल एंट्री तो समझ में आनी ही चाहिए, नहीं तो आगे अकाउंटिंग में बहुत दिक्कत आएगी। इसीलिए मेरी कोशिश है कि मैं जितने भी डिफरेंट टाइप के ट्रांजैक्शन हैं जो किसी भी बिजनेस में होते हैं, उनकी जर्नल एंट्री कैसे की जाती है ये मैं आपको सिखा दूं। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जर्नल एंट्री करने से पहले, कुछ ट्रांजैक्शन देखने से पहले, चलिए शॉर्ट में जल्दी से हम कुछ जो रूल हैं डेबिट और क्रेडिट के वो हम रूल रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था, एक है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट और एक है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। आप इन दोनों में से कोई भी रूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन यूज होता है, बाकी आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो जल्दी से हम देख लेते हैं। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है? व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। और नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करो, इनकम एंड गेन को क्रेडिट करो। ठीक है, तो ये है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, ये ज्यादातर यूज होता है, हम लोग यही यूज करते हैं। बट मॉडर्न भी जहां पे जरूरत पड़े आप मॉडर्न भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अकाउंट जो है 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो ये 5 टाइप के अकाउंट होते हैं, जिसमें ये जो एसेट अकाउंट है एंड जो एक्सपेंस अकाउंट है ये एक जैसा बिहेव करता है। मतलब एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट करो, घट रहा है तो क्रेडिट करो। ठीक है, ऐसी एक्सपेंस भी बढ़ रहा है तो डेबिट करो और घट रहा है तो क्रेडिट करो। ठीक है, और ये जो लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट है, इनमें क्या है, अगर ये घट रहा है तो डेबिट करो, बढ़ रहा है तो क्रेडिट करो। तो ये सिंपल सा रूल है। मैं ये रूल आपको बार बार हर लेक्चर में इसलिए रिवाइज करा दे रही हूँ क्योंकि अगर ये रूल पता रहेगा तभी आप जर्नल एंट्री कर पाएंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, वैसे रट जाता है ये रूल, इतना बार हम लोग बोलते हैं और बच्चों को भी रटी जाते हैं ये रूल। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए फिर जर्नल एंट्री करना शुरू करते हैं। सबसे पहली एंट्री, सबसे पहली एंट्री क्या है? परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट। दिस इज द ट्रांजेक्शन परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो हम जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फिक्स एसेट होते हैं, जैसे मशीनरी हुआ, फर्नीचर हुआ, फिक्सचर हुआ। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इनको क्यों परचेज करती है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपनी अर्निंग कैपेसिटी को और बढ़ा सके। ठीक है, ये जो मशीनरी वगैरह परचेज की जाती है, फर्नीचर वगैरह परचेज किए जाते हैं, ये जो फिक्स एसेट परचेज किए जाते हैं, इनका पर्पज है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी अर्निंग कैपेसिटी और बढ़ा दे और इनको रीसेल के पर्पज से बाय नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। फिक्स एसेट ऑर्गेनाइजेशन जो मशीनरी वगैरह है इनको बेचने के पर्पज से नहीं खरीदती है, बल्कि इसका पर्पज ये है कि और ज्यादा प्रोडक्शन कंपनी कर सके, अपनी अर्निंग कैपेसिटी को और ज्यादा बढ़ा सके। ठीक है, अब इसी के हम देखने जा रहे हैं जर्नल एंट्री कि जब फिक्स एसेट परचेज किए जाते हैं तब क्या एंट्री होती है और जब फिक्स एसेट सेल किए जाते हैं तब क्या एंट्री होती है। ठीक है, तो जब एसेट परचेज किए जाते हैं तो इन पे जीएसटी भी लगता है। ठीक है, चलिए जीएसटी पे बाद में आते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको नॉर्मल एंट्री बताती हूँ, फिर उसके बाद हम जीएसटी के साथ एंट्री बताएंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, वैसे जीएसटी मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था, वैसे तो आगे चल के मैं जीएसटी पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बट फिलहाल हमें जर्नल एंट्री करने के लिए जीएसटी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको थोड़ा सा बता दिया था, आज थोड़ा सा फिर से बता दूंगी। ठीक है, उतनी ही इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है एंट्री करने के लिए। चलिए, तो सबसे पहले तो मैंने बताया था सबसे पहला स्टेप क्या होता है। सबसे पहला स्टेप होता है आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन कौन से अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर सपोज करिए ट्रांजेक्शन क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ने एसेट, फिक्स एसेट परचेज किए हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ने फिक्स एसेट परचेज किए हैं, दिस इज द ट्रांजेक्शन।
सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफाई करिए कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, देखिए एक तो फिक्स एसेट परचेज किया है तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट, और परचेज किया है तो ये कैश में भी परचेज किया हो सकता है, ठीक है, या क्रेडिट पे भी परचेज किया हो सकता है। कैश में परचेज करेगा तो कैश अकाउंट, क्रेडिट पे परचेज करेगा तो सप्लायर अकाउंट, ठीक। तो यही अकाउंट है। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया ये अकाउंट। फिर दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया था कि दूसरा स्टेप क्या होता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है ये किस टाइप का अकाउंट है। तो देखिए फिक्स एसेट अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है। कैश अकाउंट रियल अकाउंट, सप्लायर अकाउंट किस टाइप का है, पर्सनल अकाउंट, ठीक। अब तीसरा स्टेप क्या होता है, अब लगाएंगे हम इन अकाउंट से रिलेटेड रूल। तो रियल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है, व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। तो जब हम फिक्स एसेट को परचेज कर रहे हैं तो वो कम्स इन है, आ रहा है ना, तो हम करेंगे डेबिट। और कैश ऑर्गेनाइजेशन से जा रहा है, हमने खरीदा है तो कैश जा रहा है तो उसे करेंगे क्रेडिट, ठीक है। और अगर हमने क्रेडिट पे खरीदा है, सप्लायर है यहाँ पे, ठीक है, तो सप्लायर रिसीवर है कि गिवर है, सप्लायर गिवर है तो उसे करेंगे क्रेडिट, ठीक। तो एंट्री क्या बन गई, एंट्री बन गई फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट। एक बार मैं स्क्रीन क्लियर कर दे रही हूँ। एंट्री क्या बन गई, एंट्री बन गई फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि देखिए कैश को हम डेबिट सॉरी क्रेडिट कर रहे हैं, टू कैश अकाउंट टू सप्लायर अकाउंट। अगर क्रेडिट में परचेज हो रहा है तो टू सप्लायर, अगर कैश इमीडिएट कैश पे हो रहा है तो टू कैश अकाउंट, ठीक। ये बन गई जर्नल एंट्री। अब जरा देख लेते हैं जीएसटी कैसे, हमने जीएसटी की कैसे एंट्री की है। देखिए अगर एग्जाम में कहा जाए कि जीएसटी इग्नोर करना है तो सिंपल सी यही 3 एंट्री होगी, ठीक है। बट अगर जीएसटी इंक्लूड करना है, जो नॉर्मली इंक्लूड करना ही होगा अब, ठीक है, जीएसटी इंक्लूड करना है तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था जीएसटी में हम क्या ध्यान रखते हैं। जीएसटी में अगर परचेजिंग हो रही है, अगर जीएसटी पे किया जा रहा है, ठीक है, अगर परचेजिंग है तो जीएसटी पे किया जा रहा होगा। जीएसटी पे करते हैं तो क्या करते हैं, इनपुट जीएसटी इज डेबिटेड, इनपुट जीएसटी को हम डेबिट करते हैं। और अगर जीएसटी कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, सेल के टाइम जीएसटी अगर कलेक्ट हो रहा है तो हम आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी ये सब मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ कि जीएसटी क्या होता है। जीएसटी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है, कैटेगराइज किया गया है। जीएसटी 3 कैटेगरी में लगती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी मतलब इंट्रा स्टेट, सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगता है, जब इंट्रा स्टेट है, मतलब विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। लेकिन इंटर स्टेट यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट का ट्रांजेक्शन है तब लगता है आईजीएसटी। आई मतलब इंटरनेशनल मत समझिएगा, आई मतलब इंटीग्रेटेड, ठीक। और अकाउंटिंग के पर्पज से जीएसटी के हमें कुछ अकाउंट मेंटेन करने होते हैं, इन्हें इन्हें क्या क्या कहते हैं, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी, ठीक है। तो ये अकाउंट मेंटेन करने होते हैं, ठीक। तो सिंपल सा यही जीएसटी के बारे में इंफॉर्मेशन है, इतनी इंफॉर्मेशन काफी है, आप एंट्री कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे परचेजिंग हुई है तो हम क्या करेंगे, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि परचेजिंग हो रही है, जीएसटी पे किया जा रहा है, ठीक है, तो इनको किया डेबिट। तो पूरी एंट्री ये आपकी बन गई, फिक्स अकाउंट डेबिट। और ये जो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी इनपुट जो है उसको हमने डेबिट किया टू कैश या बैंक अकाउंट टू सप्लायर अकाउंट, ये बन गई हमारी एंट्री ऑन परचेज ऑफ एसेट, ठीक। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन ने फिक्स एसेट सेल किए हैं, अगला ट्रांजैक्शन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ने फिक्स एसेट अगर सेल किए हैं तब क्या एंट्री होगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करिए कि यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। तो अगर एसेट सेल किया है, फिक्स एसेट सेल किया है तो कैश आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला अकाउंट क्या होगा, कैश अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर अकाउंट में पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट। फिर दूसरा इसमें अकाउंट कौन सा हो सकता है, एक होगा परचेजर अकाउंट, यानी कौन परचेज कर रहा है, कौन सी पार्टी इसमें है, परचेजर अकाउंट। अगला फिक्स एसेट बेचा जा रहा है ना, तो फिक्स एसेट अकाउंट। और फिर जो फिक्स एसेट बेचा जा रहा है उसमें या तो लॉस होगा या गेन होगा, ठीक है, तो ये लॉस या गेन अकाउंट। तो ये अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। अब जरा दूसरा स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई करना है ये कौन से अकाउंट है ये। तो कैश अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट। परचेजर अकाउंट पर्सनल अकाउंट। फिक्स एसेट रियल अकाउंट। लॉस क्या है, लॉस एंड गेन इज नॉमिनल अकाउंट, ठीक। ये भी हमने काम कर लिया। तीसरा स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफाई करना है, अब इनका रूल लगाना है। तो कैश से रिलेटेड, ये जो रियल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या होता है, कम्स इन इज डेबिटेड और गोज आउट तो क्रेडिटेड। तो कम्स इन है तो डेबिट करेंगे। रिसीवर, ये जो परचेजर है वो क्या है, रिसीवर है कि गिवर है, वो रिसीवर है।
परचेजर को एसेट मिल रहा है ना, वो रिसीवर है, तो उसे करेंगे डेबिट। फिक्स एसेट आ रहा है कि जा रहा है, वो जा रहा है, तो हम करेंगे क्रेडिट। लॉस हम जानते हैं नॉमिनल अकाउंट है, लॉसेस को हम करते हैं डेबिट, गेन होता है तो करते हैं क्रेडिट। ठीक, तो ये हो गया, ये हमने बना लिया है। तो अब कर देते हैं इसकी जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, देखिए यहाँ पर डेबिट किया है ना, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। अगर कैश में बेचा गया है या चेक रिसीव हुआ है तुरंत, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। और अगर क्रेडिट पे बेचा गया है, अगर अगर पैसा तुरंत नहीं मिल रहा है, क्रेडिट पे बेचा गया है, तो परचेजर अकाउंट डेबिट। ठीक है। और फिर उसके बाद अगर लॉस हो रहा है, अब एक खास बात यह है कि या तो लॉस होगा, मैं स्टार बना रही हूँ, या तो लॉस होगा या गेन होगा। अगर लॉस होगा तो आप ये लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट। ठीक। और अगर गेन होगा तो लिखेंगे टू गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट अकाउंट। ठीक। इन दोनों में से कोई एक ही एंट्री होगी, दोनों मत कर दीजिएगा। या तो गेन होगा या लॉस होगा, लॉस होगा तो डेबिट करोगे, गेन होगा तो क्रेडिट करोगे। ये हुआ। फिर एक और एंट्री क्या है, टू फिक्स एसेट अकाउंट। ठीक है, इसको हमने किया क्रेडिट। ठीक। अब मैंने आपको लास्ट इसमें जीएसटी में बताया था ना कि अगर जीएसटी कलेक्ट हो रहा है तो आउटपुट जीएसटी को करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पे जीएसटी क्या है, कलेक्ट हो रहा है, बेचा जा रहा है। ठीक है, जीएसटी कलेक्ट हो रहा है तो आउटपुट जो जीएसटी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है। तो पूरी एंट्री इस तरीके से हमारी बन गई है। ठीक है, समझ में आई। बहुत सिंपल है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है आपको अकाउंट आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। दूसरा स्टेप आपको नेचर ऑफ अकाउंट, अकाउंट किस टाइप के हैं, वो दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या होता है, अब उस नेचर जिस टाइप का अकाउंट है उससे रिलेटेड रूल लगाइए। नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाइए, रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल लगाइए। सिंपल है। और फिर उसके बाद हम जानते हैं जीएसटी की एंट्री क्या है। अगर जीएसटी पे किया जा रहा है तो इनपुट जीएसटी को करेंगे डेबिट। ठीक है। और जीएसटी अगर कलेक्ट हो रहा है तो आउटपुट जीएसटी को करेंगे क्रेडिट। ठीक। बस इतना ध्यान रखना है, बाकी आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी आसानी से। ठीक, यहां तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगली एंट्री क्या है, अगली एंट्री है आउटपुट एक्सपेंसेस। आउटपुट नहीं, सॉरी, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते क्या है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं विच इज रिलेटेड विद करंट ईयर बट हैव नॉट बीन पेड टिल द ईयर एंड। यानी वो खर्चे जो आउटस्टैंडिंग है, यानी इस साल के खर्चे थे, हमने उसे नहीं पे किए। ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी इस करंट ईयर के वो खर्चे जो हमने इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक नहीं पे किए, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इन यानी इन खर्चों को अभी हमें पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। ठीक है। जैसे एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल है, सपोज करिए कि वेजेस जो थी, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी जो वेजेस थी मार्च 2022 की जो वेजेस थी, इसको पे किया गया। कब पे किया गया, पे किया गया अप्रैल 2022 को पे किया गया। ठीक है। सपोज करिए मार्च 2020 कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मार्च के महीने की जो टोटल वेजेस बन रही थी, वो सपोज करिए 1 लाख की वेजेस टोटल खर्चा आ रहा था। ठीक है। उसमें से 90,000 पे कर दिया गया मार्च में, लेकिन 10,000 रुपए किसी रीजन से नहीं पे किया गया। ठीक है। तो इस 10,000 को कब पे किया गया, अप्रैल में पे किया गया। ठीक है। तो ये जो 10,000 है, फाइनेंशियल ईयर तो 31 मार्च को क्लोज हो गया। ठीक है। यानी पिछले साल का 10,000 रुपए का जो खर्चा था ऑर्गेनाइजेशन का, वेजेस का जो 10,000 रुपए का खर्चा था, ये आउटस्टैंडिंग रह गया, यानी उसे नहीं पे किया गया। ठीक है। उसे अप्रैल के महीने में अगले फाइनेंशियल ईयर में पे किया गया। तो ये जो 10,000 है, ये क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। यानी ये खर्चा पिछले महीने का था, पिछले महीने नहीं, पिछले फाइनेंशियल ईयर का था। अप्रैल में पे किया जा रहा है मार्च का खर्चा, यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर का था खर्चा, जिसको हम इस फाइनेंशियल ईयर में पे कर रहे हैं। तो ये क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री कैसे होगी, तो सबसे पहला स्टेप वही है, सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करिए कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है। ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से, अगर मैं वेजेस का एग्जांपल लूं तो यहाँ पे अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है, एक वेजेस अकाउंट, एक आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। ठीक। वेजेस अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है, ये खर्चा है, एक्सपेंस अकाउंट है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेजेस खर्चा है, एक्सपेंस अकाउंट है। और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी क्या है, अगर कोई ऐसा खर्चा है जो पिछले साल का था, हमने अभी तक नहीं पे किया, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है ना, आगे पे करना है, लायबिलिटी है, तो ये लायबिलिटी अकाउंट हुआ। एक्सपेंस से रिलेटेड रूल जानते हैं हम, क्या रूल है कि बढ़ रहा है तो डेबिट करो, घट रहा है तो क्रेडिट करो। तो एक्सपेंस बढ़ रहा है ना, तो हम करेंगे डेबिट। और ये जो लायबिलिटी है, अगर हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर का खर्चा नहीं पे किया, इसको हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बनाया, तो वो क्या है,
आउटस्टैंडिंग वेजेस बढ़ रही है ना, और जब आउटस्टैंडिंग वेजेस या कह लीजिए लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। रूल मैंने बताया था फर्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो यानी हमें समझ में आ गया एंट्री क्या बनेगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, ठीक है। अच्छा, ये वेजेस का मैंने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे कोई भी एक्सपेंस हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। बिजली का बिल हो, पिछले फाइनेंशियल ईयर का था, नहीं पे किया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे खर्चा। चलिए, नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री है प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। अगला क्या है, प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। अब ये प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब वो एक्सपेंस जिनका हमने प्रीपेड यानी एडवांस में जिसका पेमेंट कर दिया, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस, या जिसको अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस भी कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करिए 1 जुलाई 2021 को ऑर्गेनाइजेशन ने 12,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया फॉर द होल ईयर। 1 जुलाई को पूरे साल का 12,000 का प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम था, वो पे कर दिया, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होता है, 31 मार्च। अगर मैं 2021-22 फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, तब कब क्लोज होगा, 31 मार्च 2022 को क्लोज होगा, ठीक है। तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक कितने महीने हुए, 9 महीने हुए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हाँ 9 महीने हुए, ठीक है। यानी एडवांस पेमेंट जो था कितने महीने का कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे साल का पेमेंट, पूरे साल का इंश्योरेंस प्रीमियम एक बार में पे कर दिया। फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को क्लोज हुआ, तो यानी ऑर्गेनाइजेशन ने एडवांस पेमेंट कितने का किया, 3 महीने का, 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 का, 3 महीने का ऑर्गेनाइजेशन ने एडवांस पेमेंट कर दिया। तो ये क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस, यानी खर्चे को एडवांस में पेमेंट कर दिया। तो ये जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है ना, दिस इज द एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट होता है, ठीक। चलिए, अब मैं सबसे पहला स्टेप, चलिए अब इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं। जर्नल एंट्री क्या है, मैंने बताया था सबसे पहला क्या करते हैं स्टेप, आइडेंटिफाई करते हैं कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। तो एक तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट होगा और दूसरा क्या है, एक्सपेंस अकाउंट। दो अकाउंट हो गए। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, मैंने बताया था प्रीपेड एक्सपेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट है, ठीक है। और एक्सपेंस अकाउंट तो खर्चा ही है, एक्सपेंस अकाउंट है, ठीक है। और अगर प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ रहा है, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस जो है बढ़ रहा है, यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरीके से आगे के नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का खर्चा पहले ही पे कर दिया, ठीक है, अगर ये बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम करते हैं इसको डेबिट। और एक्सपेंस घटेगा इससे, ठीक है, तो हम जानते हैं एक्सपेंस अगर घट रहा हो तो उसको करते हैं क्रेडिट, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बन जाएगी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। अब ये एक्सपेंस कुछ भी हो सकता है, एक्सपेंस यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम दिया गया है तो इंश्योरेंस प्रीमियम हो जाएगा। तो इस तरीके से एंट्री होगी, ठीक है। ये समझ में तो आ रहा है ना, प्रीपेड एक्सपेंस, ये प्रीपेड एक्सपेंस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ढंग से समझिएगा, इसीलिए मैं एक एक का एग्जांपल देके आपको बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें अमाउंट कितना डालेंगे, एक चीज और चलिए बता देती हूँ, इसमें अमाउंट कितना डालेंगे, पिछले वाले में तो अमाउंट आप 10,000 डालते हैं, ठीक है, इसमें क्या डालते हैं, 10,000, जितना आउटस्टैंडिंग था वो अमाउंट डालते हैं। यहाँ पे अमाउंट क्या डालेंगे, यहाँ पे अमाउंट डालेंगे आप 3,000। क्यों 3,000, क्योंकि देखिए पूरा 12,000 पे किया पूरे साल का, जिसमें 9,000 क्या था पिछले फाइनेंशियल ईयर का, 3,000 जो एडवांस में पे किया वो 3,000 पे किया गया ना अगले 3 महीने के लिए, अगले के नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 3 महीने के लिए, तो यहाँ पे अमाउंट होगा 3,000, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख मतलब अप्रैल 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, ये है अप्रैल 2022 तक, तो जरूर इनका फायदा उठाइएगा। ये सब मैंने आपके लिए अपलोड किया है अपने चैनल पे। मैं 400 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ। तो मेरा बस यही कहना है कि इसका फायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और वीडियो अगर पसंद आए, यूजफुल लगे, अगर आपको लगे कि आपके 30 मिनट नहीं वेस्ट हुए हैं, आपने कुछ सीखा है आज के लेक्चर में, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। आपके लाइक करने से कुछ होता नहीं है, बट एक हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि हम जो इतना एफर्ट कर रहे हैं वो मतलब वर्थ है, वो किसी के लिए काम आ पा रहा है, वो बच्चों के लिए काम आ पा रहा है, तो बस एक मोटिवेशन के लिए आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है दैट इज अक्रूड इनकम या इनकम अर्न बट नॉट ड्यू। अक्रूड इनकम या इनकम अर्न बट नॉट ड्यू, ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। अब ये अक्रूड इनकम होती क्या है,
देखिए लिखा है इनकम अर्न बट नॉट ड्यू, यानी वो इनकम जो अर्न तो कर ली है लेकिन अभी ड्यू नहीं हुई है। ठीक है, यानी वो इनकम जो अर्न तो कर ली है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई है, अभी ड्यू नहीं हुई है। ठीक है, उसको कहते हैं अक्रूड इनकम। इवन ये बहुत पूछा जाता है 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन में कि व्हाट इज अक्रूड इनकम। तो अक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो अर्न कर ली है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई है, या कह लीजिए अभी ड्यू नहीं हुई है, उसे कहते हैं अक्रूड इनकम। जैसे एग्जांपल देती हूँ, पहले सपोज करिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो सैलरी मिलती है वो हर महीने की 10 तारीख को मिलती है। ठीक है, यानी अप्रैल की जो सैलरी है वो कब मिलेगी, 10 मई को मिलेगी, 10th ऑफ मई। ठीक है, मई की सैलरी कब मिलेगी, 10th ऑफ जून को। जून की सैलरी कब मिलेगी, 10th ऑफ जुलाई को। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक है, अब इसमें अगर मैं बात करूं 2 मई को, 2 मई को क्या है, 2 मई या 1 मई को क्या है, इनकम अर्न तो कर ली है। ठीक है, 1 मई या 2 मई को जो एम्प्लॉय है उसने इनकम अर्न तो कर ली है। ठीक है, लेकिन इट इज नॉट ड्यू या इट इज नॉट रिसीव्ड। जो एम्प्लॉय है उसको अभी वो इनकम रिसीव नहीं हुई है, और इनकम अभी ड्यू भी नहीं हुई है। ड्यू कब होगी, 10 मई को। अप्रैल की सैलरी कब ड्यू हो रही है, 10 मई को। तो अगर मैं 2 मई 3 मई की बात कहूँ, 2 मई या 3 मई में क्या है, वो इनकम मतलब अर्न तो कर ली है लेकिन अभी ड्यू नहीं हुई है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है अक्रूड इनकम। ठीक, अब सबसे पहला चलिए इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, आइडेंटिफाई द अकाउंट, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। तो एक तो अक्रूड इनकम और दूसरा इनकम अकाउंट, दो अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व है। अक्रूड इनकम किस टाइप का अकाउंट होता है, तो जो अक्रूड इनकम होता है ना, दिस इज एन एसेट फॉर द फर्म, ये फर्म के लिए क्या है, एसेट है। ठीक है, जो अक्रूड इनकम है वो फर्म के लिए क्या है, एसेट है। ठीक है, तो अक्रूड इनकम एसेट अकाउंट है, और इनकम अकाउंट हम जानते हैं रेवेन्यू अकाउंट है। एसेट बढ़ आओ तो क्या करते हैं, रूल लगाइए, तीसरा स्टेप क्या होता है, रूल लगाइए। एसेट बढ़ आओ तो हम करते हैं डेबिट, और इनकम जो रेवेन्यू अकाउंट है वो अगर घट रहा हो तो क्या करते हैं, हम करते हैं क्रेडिट। रूल तो याद है ना, तो बस हमें पता चल गया, लगा दीजिए इस रूल को। तो एंट्री क्या बन जाएगी, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। बहुत आसानी से बन गया। नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनअर्न्ड इनकम। अगर इनकम एडवांस में रिसीव हुई है, ठीक है, इनकम अगर एडवांस में रिसीव हुई है, या फिर कह लीजिए इनकम रिसीव हो गई है लेकिन अभी अर्न नहीं की गई है, इसीलिए इसे कहा गया है अनअर्न्ड इनकम। यानी वो रिसीव तो हो गई है लेकिन अभी उसे अर्न नहीं किया गया है। ठीक है, यानी उस इनकम के अगेंस्ट अगर जो भी गुड्स या सर्विसेज हमें देनी थी वो अभी हमने नहीं दी है, हमें पैसा पहले ही मिल गया है, इनकम रिसीव हो गया है, इनकम का थोड़ा पोर्शन कह लीजिए एडवांस में रिसीव हो गया है। ठीक है, तो उसको कहते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी कोई बिल्डिंग थी, ऑर्गेनाइजेशन ने रेंट पे दिया। ठीक है, तो रेंट पूरे साल का कितना था, 2,40,000, और जो रेंट रिसीव हुआ वो 3 लाख का रेंट ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव हुआ। ठीक है, तो इसमें जो 3 लाख का रेंट ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव हुआ है, उसमें जो 60,000 है, देखिए साल का रेंट कितना था, 2,40,000, और जो रेंट टोटल रिसीव हुआ 3 लाख का, यानी ये जो 60,000 का रेंट है ये क्या है, एडवांस रेंट है। अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए एडवांस रेंट है, 60,000 जो है एडवांस रेंट है। तो ये वही हुआ ना, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी एडवांस में रिसीव हो गया। यानी अनअर्न्ड इनकम, यानी वो इनकम हमें रिसीव तो हो गई है लेकिन अभी हमने उसे अर्न नहीं किया है, यानी उसके बदले में जो भी सर्विसेज देनी थी वो अभी नहीं दी है। तो दैट इज एडवांस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला स्टेप, चलिए इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहला स्टेप, दो अकाउंट, कौन दो या दो से ज्यादा जो भी अकाउंट है उन्हें आइडेंटिफाई करिए। तो यहाँ पे जैसे हमने रेंट का एग्जांपल लिया है, तो क्या हो जाएगा, एक होगा रेंट अकाउंट और एक होगा रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, रेंट अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है, खर्चा है, ये रेंट खर्चा है, एक्सपेंस अकाउंट है। ठीक है, तो एक्सपेंस अगर बढ़ रहा होता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो वही डेबिट होगा। और रेंट अगर एडवांस में रिसीव हो गया है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को अगर रेंट एडवांस में रिसीव हो गया है, तो ये क्या है, लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी अगर बढ़ रही होती है तो हम करते हैं क्रेडिट। तो बस सिंपल सा आपको पता चल गया किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है। तो जर्नल एंट्री लिख देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगी इसकी जर्नल एंट्री, बहुत आसान था। चलिए अगली एंट्री देखते हैं, अगली एंट्री है डेप्रिसिएशन की। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हम जानते हैं, डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, टेंजिबल फिक्स एसेट पे लगता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन पे वैसे मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, 4 लेक्चर्स में मैंने पूरा डेप्रिसिएशन कवर किया है, सारे मेथड डिस्कस किए हैं इसके।
तो आप डेप्रिसिएशन डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, मेरे चैनल पे मिल जाएगा। बाकी डेप्रिसिएशन क्या होता है? बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूअस यूज, जो एसेट होते हैं उनके कॉन्टिन्यूअस यूज के कारण वियर एंड टीयर होता है, ठीक है, या कुछ एसेट ऑब्सलीट हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं, या कुछ एक्सीडेंट के कारण एसेट खराब हो जाते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है, समय के साथ कम होती जाती है। जो टेंजिबल फिक्स एसेट है उनकी जो वैल्यू है समय के साथ कम होती जाती है, उसी को कहा जाता है डेप्रिसिएशन। ठीक, तो इसी की एंट्री करनी है डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई करिए कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। तो पहला डेप्रिसिएशन अकाउंट, दूसरा क्या है, एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट किस टाइप का अकाउंट होता है, ये होता है एक्सपेंस अकाउंट, लॉस है ना, खर्चा है, ठीक है, वैल्यू कम हो रही है एसेट की, एक्सपेंस अकाउंट है ये, ठीक है। और हम जानते हैं रूल क्या है कि अगर बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट करो, घट रहा है तो क्रेडिट करो, तो हम इसको करेंगे डेबिट। अगला क्या है, एसेट अकाउंट। तो एसेट अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है, एसेट ही है, एसेट अकाउंट है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन लगने से एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है ना, तो देयर इज अ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होने पे हम करते हैं क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है। तो ये सिंपल सी जर्नल एंट्री हो गई। अगली एंट्री और आखिरी एंट्री देखते हैं, ओपनिंग एंट्री। तो सबसे पहले तो सवाल आता है कि ओपनिंग एंट्री होती क्या है। ओपनिंग एंट्री क्या होती है, जब भी कोई नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, ठीक है, तो देखिए नाम है ओपनिंग एंट्री, यानी इसी एंट्री से शुरुआत होती है किसी भी फाइनेंशियल ईयर, कोई भी फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होता है, तो जो सबसे फर्स्ट एंट्री करते हैं ना, सबसे पहली एंट्री जो करते हैं जर्नल में, दैट इज ओपनिंग एंट्री, ठीक है। इस ओपनिंग एंट्री के थ्रू हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं इस एंट्री के थ्रू, ओपनिंग एंट्री के थ्रू। ओपनिंग एंट्री क्या होती है, पहली एंट्री इन द फाइनेंशियल ईयर में जो पहली एंट्री होती है उसको हम ओपनिंग एंट्री कहते हैं। तो ओपनिंग एंट्री में क्या किया जाता है, जो भी एसेट्स होते हैं, ठीक है, जो भी एसेट्स होते हैं उन्हें हम करते हैं, अगर वो बढ़ रहे होते हैं तो उनको करते हैं डेबिट, ठीक है, और जो लाइबिलिटीज होती हैं उनको हम क्या करते हैं, अगर वो बढ़ रही होती है तो उनको करते हैं क्रेडिट। तो ये रूल तो हम जानते हैं, ठीक है। तो ओपनिंग एंट्री में क्या होता है, जितने भी एसेट्स होते हैं उन सबको हम करते हैं डेबिट, और जो भी लाइबिलिटी है एंड कैपिटल है, ठीक है, लाइबिलिटी है एंड कैपिटल है, उन सबको हम करते हैं क्रेडिट। ठीक, कैपिटल अगर दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर कैपिटल नहीं दिया हुआ है आपको ट्रांजैक्शन में तो हम कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन तो हम पढ़ चुके हैं, सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन ये होता है, C इक्वल्स टू A माइनस L, this is the accounting equation. Capital equals to asset minus liability, this is the accounting equation. कैपिटल दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो एसेट माइनस लाइबिलिटी करके कैपिटल निकालेंगे और इसको करेंगे क्रेडिट। एसेट को करेंगे डेबिट, ठीक है, और लाइबिलिटी एंड कैपिटल को करेंगे क्रेडिट। तो ये किया जाता है ओपनिंग एंट्री में। तो एग्जांपल जैसे है, जो कैश अकाउंट है डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, सन्ड्री डेटर अकाउंट ये भी एसेट है डेबिट करेंगे, स्टॉक को डेबिट करेंगे, मशीनरी इक्विपमेंट को डेबिट करेंगे। तो ये सारे एसेट है, इन सबको करेंगे डेबिट ओपनिंग एंट्री में। और क्रेडिट क्या करेंगे, जैसे जो क्रेडिटर्स है, ठीक है, जो लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स है, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर, फिर देखिए फिर से मैंने क्रेडिटर लिख दिया है गलती से, क्रेडिटर है, या यहाँ कोई दूसरी लाइबिलिटी ले सकते हैं, तो इनको हम करेंगे क्रेडिट, ठीक है। फिर लास्ट में टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो एसेट माइनस लाइबिलिटी करके कैपिटल का अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से की जाती है ओपनिंग एंट्री। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ओपनिंग एंट्री। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ये था पूरे आज का लेक्चर का कंटेंट। तो मैंने आपको जर्नल एंट्री काफी डिटेल में 4 से 5 लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ा दिया है, और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जर्नल एंट्री के जितने भी ट्रांजेक्शन है, ऑलमोस्ट सारे ही ट्रांजेक्शन मैंने कवर कर दिए हैं, तो अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी जर्नल एंट्री करने में, ठीक है, ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।